नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। मेरा आज का वीडियो मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 4 है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक महान व्यक्तित्व के बारे में जो आज से लगभग 2350 साल पहले इस धरती पर थे और उनके कारण हमारे देश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और कैसे उन्होंने उस राज्य की स्थापना की, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था और किस तरह से उन्होंने जीवन भर संघर्ष करके उसको एक बड़े साम्राज्य में तब्दील किया। एक साधारण शिक्षक से एक महान विद्वान और एक इतिहास बदलने वाला, प्रेरणा शक्ति बनने वाला एक व्यक्तित्व हमारे देश का, जिनकी किताबें हम आज भी पढ़ते हैं, आज भी हम उनकी जीवनी से प्रेरणा लेते हैं। उनकी लिखी हुई किताब आज भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी जिद, अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से इस देश की धरती का नक्शा बदला। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीवनी चाणक्य की। आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान थे जिनकी नीतियों पर चलकर कई साम्राज्य स्थापित हुए। न केवल उनके समय में बल्कि उनके समय के बाद भी बहुत सारे साम्राज्य उनकी नीतियों पर चलकर स्थापित हुए, फले फूले और बढ़े। और आज के समय में हम 2021 में रह रहे हैं। आज के समय में उनकी बताई हुई नीतियां, सिद्धांत आज भी उतने ही कारगर हैं, उतने ही लागू होते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का एक महान वाक्य है कि राजा और प्रजा के मध्य पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। ऐसे ही महान विचारों के प्रणेता महापंडित चाणक्य का जन्म बौद्ध धर्म के अनुसार लगभग 400 ईसा पूर्व तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उन्हें भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। दोस्तों, नाम और जन्म को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण वे कौटिल्य कहलाए, परंतु विद्वानों के अनुसार कौटिल्य का जन्म नेपाल की तराई में हुआ था, जबकि जैन धर्म के अनुसार उनका जन्म स्थान मैसूर राज्य स्थित श्रवणबेलगोला को माना जाता है। जन्म स्थान को लेकर मुद्रा राक्षस के रचयिता के अनुसार उनके पिता को चमक कहा जाता था, इसलिए पिता के नाम के आधार पर उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। प्रारंभ से ही होनहार छात्र के रूप में अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले चाणक्य अध्ययन समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय में ही पढ़ाने लगे। आचार्य चाणक्य उसी विद्यालय में से पढ़े और फिर वहां पढ़ाई खत्म करने के बाद वहां वो आचार्य नियुक्त हो गए। उनकी शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थी कि विश्वविद्यालय, जो कि आज से 2400 साल पहले दुनिया की शिक्षा का केंद्र था, उन्होंने उनकी शिक्षाओं को अपने यहाँ लेने का निर्णय किया और आचार्य चाणक्य को विद्यालय में ही आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में उनकी ख्याति आसमान की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही थी। दूर दूर के लोगों को, राजा महाराजाओं को, रजवाड़ों को उनकी योग्यता, उनकी शिक्षा के बारे में पता चल रहा था। वो अपने राजकुमारों और अपने बच्चों को उनसे शिक्षा दिलाने के लिए खास तौर से तक्षशिला भेजते थे। चाणक्य का नाम एक प्रसिद्ध अध्यापक और आचार्य के रूप में प्रसिद्ध होता जा रहा था। उसी समय उनके जीवन में दो घटनाएं घटी जिन्होंने उनका जीवन काफी हद तक बदल दिया। एक शिक्षक के रूप में उनकी ख्याति आसमान की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही थी, परंतु उस दौरान घटित दो घटनाओं ने उनके जीवन की दिशा ही मोड़ दी। पहली, भारत पर सिकंदर के आक्रमण और तत्कालिक छोटे राज्यों की पराजय। दूसरी, मगध के शासक द्वारा कौटिल्य का किया गया अपमान। इन दोनों घटनाओं ने कौटिल्य के जीवन को बदल के रख दिया और साथ ही साथ बदला इस देश का इतिहास। कैसे? देखिए दोस्तों, इन दो घटनाओं के कारण विष्णुगुप्त देश की एकता और अखंडता की रक्षा हेतु छात्र छात्राओं को पढ़ाने के बजाय देश के राजाओं को शिक्षित करने का संकल्प लिए निकल पड़े। चाणक्य के जीवन की दिशा बदलने वाले प्रसंग पर गौर करना अति आवश्यक है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य तक्षशिला में प्राध्यापक थे। तक्षशिला और गांधार के राजा आम्भी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था। आम्भी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आम्भी कौन था, उसने क्या किया था। तो चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, किंतु सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया। राजा पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया, किंतु वो हार गए। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज का पटना है। देश हित को सर्वोपरि मानने वाले विष्णुगुप्त मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने हेतु सहायता मांगने गए। दोस्तों, यहाँ
आचार्य चाणक्य ने सिकंदर से देश को बचाने के लिए मगध के राजा धनानंद से सहायता मांगने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि पूरे साम्राज्य में, पूरे भारतवर्ष में कोई और दूसरा ऐसा राजा नहीं जिसके पास शक्तिशाली सेना है जो सिकंदर को रोक सकता है। उन्होंने धनानंद से सहायता मांगने का निर्णय किया। वो तक्षशिला, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वहां से पाटलिपुत्र गए, जो कि पटना है। सोचिए कितना लंबा रास्ता है। और उस समय कोई ज्यादा वाहन नहीं थे, घोड़ों पर या पैदल ही वो गए, क्योंकि शिक्षक थे, उनके पास घोड़ा भी नहीं था, तो वो शायद पैदल ही गए। और काफी लंबी यात्रा करने के बाद वो पाटलिपुत्र पहुंचे और उन्होंने वहां देखा मगध का राजा धनानंद भोग विलास में डूबा हुआ है। दोस्तों, मगध के राजा को इस तरह भोग विलास में डूबा हुआ देखकर और आने वाले खतरे की चिंता से बेखबर देखकर आचार्य चाणक्य ने उनको समझाया कि महाराज धनानंद, सीमाओं पर संकट है। अगर सिकंदर और नजदीक आ गया, उस समय सिकंदर अफगानिस्तान या शायद उसके आसपास था, तो अगर वो आगे आ गया और उसने अगर देश की सीमाओं को छू लिया और उसने अगर सिंधु नदी पार कर ली, तो इस देश को और इस देश की संस्कृति को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी गुहार लगाई उन्होंने मगध के राजा धनानंद से। लेकिन दोस्तों, मगध का राजा बहुत ही अहंकारी, अधर्मी और दुराचारी था। उसने क्या किया? धनानंद ने उस समय एक बात कही, पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा का काम है। तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो, जाओ जाके तक्षशिला में अपने शिष्यों को पढ़ाओ। इतना कहकर धनानंद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाओ इस ब्राह्मण को और धक्के मारकर राजमहल से बाहर निकाल दो। दोस्तों, राजा के सैनिकों ने आचार्य चाणक्य को पकड़ा, उनको चोटी से घसीटते हुए लेकर गए और बाहर, राजमहल के बाहर ले जाके फेंक दिया। इतना घोर अपमान देखकर कौटिल्य कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में क्रोध उमड़ आया। वो स्वभाव से ही बहुत जिद्दी और हठी थे और वो जानते थे कि अपने देश की मिट्टी की रक्षा करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी दोस्तों, चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा। आपने देखा होगा कि आचार्य चाणक्य की फोटो में हमेशा उनकी चोटी खुली दिखती है, वो इसी प्रतिज्ञा के कारण है। दोस्तों, चाणक्य के जीवन का प्रसंग चंद्रगुप्त के बिना अधूरा है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा को सार्थक करने में चंद्रगुप्त माध्यम बने। एक प्रवास के दौरान जब चाणक्य की नजर एक ग्रामीण बालक पर पड़ी, उनकी दिव्य दृष्टि ने बालक में छुपी राजत्व की प्रतिभा को भांप लिया। चाणक्य ने तुरंत 1000 मुद्राएं देकर उस बालक को उसके मालिक से खरीद लिया। वो बालक एक आदमी का गुलाम था और गुलामी करता था, और उस बालक को देखकर, उसकी प्रतिभा देखकर, किस तरह वो चीजों को संभालता है, समस्याओं को सुलझाता है और आगे बढ़ता है, उसकी विलक्षण बुद्धि और उसकी कार्यक्षमता को देखकर चाणक्य ने फैसला किया कि मैं इस बच्चे पर अपना ध्यान लगाऊंगा और यही आने वाले भारतवर्ष का राजा बनेगा। उस समय चंद्रगुप्त मात्र 8 या 9 वर्ष के थे। दोस्तों, चाणक्य ने उसे अप्राविधिक विषयों तथा व्यावहारिक तथा प्राविधिक कलाओं की भी सार्वजनिक शिक्षा दिलाई। माना जाता है कि उस वक्त कुछ ही प्रमुख शासक जातियां थीं जिसमें शाक्य, मौर्य का प्रभाव ज्यादा था। चंद्रगुप्त उसी गण प्रमुख का पुत्र था। चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया एवं एक सबल राष्ट्र की नींव डाली, जो आज तक एक आदर्श है। पाली स्रोतों से प्राप्त चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन का विवरण मिलता है। चाणक्य राजतंत्र के समर्थक थे। उनका कहना था कि प्रजा के हित में ही राजा का हित निहित होना चाहिए। इसके लिए उसे बाल्यकाल से ही शिक्षित किया जाना चाहिए। एक अच्छे शासक बनने के लिए प्रक्रिया मुंडन संस्कार से ही शुरू हो जानी चाहिए। सर्वप्रथम वर्णमाला तथा अंकमाला का अभ्यास कराना चाहिए। उपनयन के बाद नई आवांशिकी, वार्ता तथा दंड नीति का ज्ञान कराया जाना चाहिए। कौटिल्य ने अपनी इसी नीति से चंद्रगुप्त मौर्य को बाल्यकाल से ही एक श्रेष्ठ शासक के रूप में शिक्षित किया। चाणक्य की शिक्षा से पारंगत होकर चंद्रगुप्त ने सिकंदर को पराजित ही नहीं किया, बल्कि अपने कार्य कौशल तथा बौद्धिक कौशल से एक श्रेष्ठ शासक के रूप में इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। चाणक्य के अनुसार एक शासक कैसा होना चाहिए, इसका विवरण उन्होंने चाणक्य नीति में विस्तृत रूप से लिखा है। उन्होंने कहा है, राजा कुलीन होना चाहिए, राजा स्वस्थ और शासन का अनुसरण करने वाला होना चाहिए, अच्छे शासक को निर्भीक, शास्त्र ज्ञाता, संयमी, बलवान होना चाहिए, काम, क्रोध तथा लोभ मोह से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते, वो राजकुल बिना किसी युद्ध के ही नष्ट हो जाते हैं।
कौटिल्य के इस कथन से निस्संदेह सृष्टि के सभी परिवारों के बालकों पर भी चिरधात होती है। दोस्तों, ये कौटिल्य का कथन आगे चल के बहुत राजवंशों की आधारशिला बना और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और अच्छी शिक्षा दी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। वो किताब आज चाणक्य नीति के नाम से हम बाजार में देखते हैं और हर पब्लिशर इस किताब को जरूर छापता है। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब अपने जीवन में जरूर पढ़िए। इसमें लिखे हुए सिद्धांत और शिक्षाएं पर अगर हम चलें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 प्रमुख अंग होते हैं। एक स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इन सभी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। अभी आगे चलते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बचपन से ही चंद्रगुप्त को ऐसी शिक्षा दी कि जैसे वो एक सुदृढ़ राजा की नींव रख रहे हैं, उन्होंने उसको मजबूत बनाया। शिक्षा, नीति, शास्त्र सारे उसको शिक्षाएं सिखाई, सारा ज्ञान दिया, विषय दिया। और बाद में चंद्रगुप्त जब बड़ा हुआ तो उन्होंने उसके साथ मिलकर सिकंदर की सेना को रोका सिंधु नदी के उस पार। उसकी कहानी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। जब सिकंदर वापस चला गया दोस्तों, तो चाणक्य ने ध्यान दिया कि धनानंद को अब कैसे हराना है और उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अलग अलग योजनाएं बनाई, छोटी योजनाएं बनाई, बड़ी योजनाएं बनाई और उन्होंने एक बार डायरेक्ट पाटलिपुत्र पर हमला ही कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उनकी छोटी सी सेना जो थी वो हार गई। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि एकदम से केंद्र में हमला करना ठीक नहीं और उन्होंने फिर सीमावर्ती इलाकों में एक छोटे से राज्य जहां आंबी कुमार था, पहले वहां उन्होंने उस पर हमला किया और उसके बाद उन्होंने वहां का राजा चंद्रगुप्त को बनाया। इस तरह से चंद्रगुप्त की विजय यात्रा शुरू हुई और आचार्य चाणक्य के आदेश अनुसार, उनके निर्देश अनुसार चंद्रगुप्त काम करता गया और आगे बढ़ता गया। चंद्रगुप्त कोई भी काम बिना आचार्य की अनुमति के नहीं करता था। चंद्रगुप्त ने अपना जीवन आचार्य चाणक्य के चरणों में समर्पित कर दिया था। दोस्तों, अपने गुरु को वो अपना भगवान मानता था और उन्हीं के कहे अनुसार वो हर काम करता था। धीरे धीरे उनका साम्राज्य बढ़ता गया और बाद में उन्होंने आके तक्षशिला पर, मगध पर हमला किया और उसके बाद उन्होंने धनानंद को हरा दिया। और यहाँ आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया और चंद्रगुप्त के राजा बनने के बाद भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा था, इसीलिए इस राज्यवंश का नाम मौर्य राजवंश पड़ा। और आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ उनके महामंत्री बने, उनके सहायक, उनके एडवाइजर बने। चाणक्य का संपूर्ण जीवन यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना करके एक श्रेष्ठ राष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले चाणक्य की शिक्षाएं आज भी हमारे समाज और देश के लिए प्रासंगिक हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु लगभग ईसा से 300 वर्ष पूर्व हुई। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था जिसके कारण वो उनकी मृत्यु हुई। और कुछ लोगों का कहना है कि उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मारा गया। तो ये था एक जीवन परिचय आचार्य चाणक्य का। उनके जीवन एक विशाल व्यक्तित्व है। उनके जीवन को एक वीडियो में समाना आसान नहीं है दोस्तों। मैंने उनका एक छोटा सा रूप आपको बताया है इस वीडियो में। उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं के बारे में मैं अलग से छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं, बहादुर और समझदार व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।